गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वर्ण विचार। इस चैप्टर का एक पार्ट हमने ख़त्म किया है जिसमें हमने पढ़ा था कि स्वर क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आज इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं और आज हम सीखेंगे व्यंजन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और उनका उच्चारण कैसे किया जाता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्यंजन। व्यंजन को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। CONSONANTS, दैट इज कॉन्सोनेंट्स। क्या होते हैं व्यंजन? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण अगर हमें करना हो तो उनके उच्चारण के लिए हमको स्वरों की हेल्प लेनी पड़ती है, वॉवल्स की हेल्प लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? ऐसे अक्षर, ऐसे वर्ण जो बिना किसी की सहायता लिए बोले जाते हैं, बिना किसी बाधा या रुकावट के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों के अभाव में मतलब स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। मूल हिंदी व्यंजन संख्या में 33 हैं, 33 हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी होती है? स्वरों की होती है। और उसके बाद फिर आते हैं व्यंजन। व्यंजन स्वर के बिना नहीं बोले जा सकते हैं, स्वरों की ज़रूरत व्यंजनों के उच्चारण में पड़ती है। आगे बात करते हैं हम व्यंजनों के भेद। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको याद होगा कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मूल रूप से स्वर दो प्रकार के होते हैं, हिरस्व स्वर और दीर्घ स्वर। इसी तरह से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन जो होते हैं उनके 3 भेद होते हैं। पहला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूसरा मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। पहला भेद होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है आपका अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है आपका ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा भेद है वो स्पर्श व्यंजन का है। तो हम सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। देखिए, क से लेकर माँ तक के व्यंजन जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनके 5 वर्ग होते हैं। ट वर्ग में 2 नए वर्ण ड़ तथा ढ शामिल किए गए हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में स्थान की भिन्नता के आधार पर मुंह से निकली वायु कुछ स्थानों का स्पर्श करके चलती है। ये स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ हैं। स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण के अनुसार होता है। अब आपको ये पढ़ के बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा कि इसमें क्या लिखा है, घबराइए मत, हम आपको भी आसान करके इसको समझाते हैं। देखिए, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये जो आपको नीचे लिस्ट दिखाई दे रही है ये स्पर्श व्यंजन की लिस्ट है, क से लेकर म तक। ठीक है, इन स्पर्श व्यंजनों को हमने क्या किया है, 5 वर्गों में विभाजित किया है, जिनके नाम आप जानते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में आप देख सकते हो 5 व्यंजन हैं, 1 2 3 4 5। च वर्ग में भी 1 2 3 4 5, ट वर्ग में 1 2 3 4 5। और जिनके बारे में अभी ऊपर बताया था कि इनको हमने नए वर्ण के रूप में बाद में शामिल किया है, वो ये हैं ड़ा और ढ़, जिसके नीचे बिंदी लगी हुई है। ता वर्ग में भी 5 व्यंजन हैं, 1 2 3 4 5। और पा वर्ग में भी 5 व्यंजन हैं, 1 2 3 4 5। इन व्यंजनों को इन वर्गों में रखने का क्या कारण है? इन व्यंजनों को इन वर्गों में रखने का कारण है इनका उच्चारण करने का अलग अलग तरीका। जब हम इन्हें बोलते हैं तो हम कहाँ से बोलते हैं? मुंह से बोलते हैं। और हमारे मुंह से जो हवा निकलती है, जो वायु निकलती है, वो वायु हमारे मुंह के अलग अलग किन किन अंगों को छू कर जाती है, उसके आधार पर हम इनका उच्चारण करते हैं और उसके आधार पर हम इनका नाम भी रखते हैं। जैसे सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे मुंह में कौन कौन से अंग होते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं सबसे आखिर के, सबसे नीचे के अंग से, और वो है कंठ। कंठ का मतलब होता है गला। गले से ऊपर आते हैं तो जो दांतों के ऊपर का हिस्सा होता है अंदर की तरफ से, वो होता है तालु। आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद
तालु के बाद, तालु का जो आगे का हिस्सा आता है उसको हम कहते हैं मूर्धा। उसके बाद हमारे दांत होते हैं, उसको हम कहते हैं दंत। और उसके बाद हमारे ओष्ठ होते हैं, जो हमारे होते हैं होठ। तो जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, किसी वर्ण की आवाज़ या उसकी ध्वनि को अंदर से निकालते हैं, तो क्या होता है कि वो जो हवा निकलती है, जो वायु निकलती है, वो वायु हमारे कौन कौन से मुंह के अंगों को छूकर निकलती है, उसके आधार पर हमने इसके वर्ग बनाए हुए हैं। जैसे सबसे पहला वर्ग है क। तो क वर्ग के जो अक्षर हैं, जो वर्ण हैं, उनके लिए ऐसा बोला जाता है कि वो जो अक्षर हैं वो हमारे कौन सी ध्वनि से निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, वो हमारे कंठ से निकलते हैं, यानी कि वो गले से निकलते हैं। उनको बोलने के लिए हमको अपने जीभ की, हमको अपने दांतों की और हमको अपने होठों की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप अपनी जीभ को अपनी दोनों उंगलियों के बीच से पकड़ लें और उसके बाद क को बोलने की कोशिश करें, तो आप देखोगे कि आप बोल पाओगे। देखो, मैं भी अपनी जीभ पकड़ रही हूँ, आप भी पकड़ कर देखिए। अपनी दोनों उंगलियों से अपनी जीभ पकड़ लीजिए। मैंने पकड़ ली है। अब आप बोलिए क, क, ख, ग, घ। देखा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन मैं बोल पा रही थी। क्यों? क्योंकि इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? हम कंठ का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर हम च वर्ग के वर्णों की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि जो गले से आवाज़ आती है वो किसके साथ टच होकर जाती है? वो तालु के साथ टच होकर जाती है, यानी कि हमारे तालु से टच करके हम ये अक्षरों को बोलते हैं। च, छ, ज, झ। ठीक। ट वर्ग की बात करें तो ये जो है ना वो मूर्धा से टच होते हैं। अब मूर्धा क्या होता है? आप सबसे पहले अपने दांत देखिए। दांतों के दो भाग हैं, आगे का सामने का भाग और एक पीछे का भाग। तो दांत के जो पीछे का भाग है, पीछे के भाग से अगर आप ऊपर की तरफ चलें, ठीक, तो वो आपकी मूर्धा है। अब आप जब ट बोलेंगे, ट, तो आप देखिए जो आपकी जीभ है वो किसको छूती है? ट, ट। तो जीभ आपके दांत के ऊपर वाले हिस्से को टच करती है, उसे मूर्धा बोलते हैं। तो आप वहाँ से निकालते हैं ट, ठ, ड, ढ। ठीक। अब त वर्ग को आप अपने दांतों से बोलते हैं। देखिए, आप बोलिए त, त। तो आपकी जीभ जो है, जो हवा है वो दांतों के बीच से होकर जा रही है। आपकी जीभ जो है वो दांतों को टच कर रही है। त, थ, द, ध, न। ठीक है। प वर्ग के जो अक्षर होते हैं वो ओष्ठ यानी कि होठों से बोले जा रहे हैं। आप बोलिए प। आपके दोनों होठ पास में आएंगे। प, फ, ब, भ और म। ठीक है। तो इस तरह से इनके उच्चारण स्थान अलग अलग हैं, इसलिए हमने इनको अलग अलग वर्गों में विभाजित किया है। और प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? 5 अक्षर होते हैं, जिसमें से ये जो 5वां अक्षर होता है ये नाक की मदद से भी बोला जाता है, इसलिए थोड़ा सा अलग है। क, ख, ग, घ, इंग। ये नाक के साथ, इसकी नाक से इसकी हवा निकली। च, छ, ज, झ, इया। ट, ठ, ड, ढ, अणा। और ये बाद में जोड़े गए हैं, अड़ा और अढ़ा। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। तो 5 वर्ग हैं और उनके उच्चारण स्थान 5 हैं। नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंठ यानी कि गला, फिर तालु, तालु का जो बाहरी हिस्सा होता है वो मूर्धा, उसके बाद दंत यानी कि दांत, और उसके बाद ओष्ठ यानी कि आपके होठ। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं बच्चों, वो कितने होते हैं? 5, 10, 15, 20, 25 और 2 ये यानी कि 27। ठीक है। तो ये आपके स्पर्श व्यंजन हैं। व्यंजन के भेद 3 होते हैं। उसमें पहला भेद है स्पर्श व्यंजन, क्योंकि वो किसके आधार पर विभाजित किए गए हैं? स्पर्श के आधार पर विभाजित किए गए हैं कि जो मुंह से हमारी वायु निकलती है वो हमारे मुंह के कौन कौन से अंगों को, कौन कौन से पार्ट्स को छू कर जाती है। इसके आधार पर हमने उसके पार्ट्स किए हुए हैं स्पर्श व्यंजन। अब चलते हैं आगे अगले पार्ट की तरफ। तो बच्चों, हमारे व्यंजन का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलेंगे इसे? अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण कंठ से होता है। कंठ मतलब गले से होता है, जो मुंह के भीतर की ओर है, मुंह के अंदर की ओर है, इसलिए ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं।
इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर मतलब आधे स्वर भी कहा जाता है। और ये 4 होते हैं, यानी कि म के बाद फिर हम वर्ण कौन से लिखते हैं? य, र, ल, व। इनका उच्चारण भी कहाँ से होता है? कंठ से होता है, मुंह के भीतर की ओर से होता है, यानी कि अंदर की ओर से होता है, हमारे इनर पार्ट की तरफ से होता है, इसलिए इनका नाम है अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व। उसके बाद जो आते हैं तीसरा भेद जो है वो है ऊष्म व्यंजन। इनके उच्चारण में वायु घर्षण के साथ निकलती है। घर्षण के साथ का मतलब वायु थोड़ा सा किसके साथ निकलती है? घर्षण के साथ निकलती है, यानी कि वायु हमारे जो गला है उसके साथ टकरा कर निकलती है। इससे क्या होता है? गर्मी पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इसे हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। और ये भी 4 होते हैं, श, श, स और ह। तो इस तरह से देखा आपने 27 आपके स्पर्श व्यंजन हैं और 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हैं और 4 आपके ऊष्म व्यंजन हैं। तो ये वर्णमाला आप कहाँ तक पहुँचा देते हैं? ह तक पहुँचा देते हैं, है ना। एक बार हम पूरी वर्णमाला ह तक बोल सकते हैं। क, ख, ग, घ, इंगा, च, छ, ज, झ, किया, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़ और ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। इनको 4 लिखेंगे केवल। और फिर श, स, श, श, स और हा। ठीक है। अब चलते हैं आगे। व्यंजन के 3 भेद हमने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद बच्चों कुछ अलग तरीके के व्यंजन हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है संयुक्त व्यंजन का। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए नई नहीं हैं, आप लोग पहले भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को, मतलब अब हमने क्या किया, जो व्यंजन हमने सीखे, हमने उनमें से 2 व्यंजनों को आपस में मिलाया, तो उनके मिलने से जो नई आवाज़ बनी, जो नई ध्वनि बनी, वो कहलाती है संयुक्त व्यंजन। और ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। जानते हैं आप लोग, छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब जो छ है वो 2 व्यंजनों से मिलकर बना है। एक आपका ये क, जिसे आप बोल सकते हैं स्वर रहित क, और फिर ये श, पूरा श है, ठीक, स्वर सहित श है। तो क और श से मिलकर बन गया छ। उससे शब्द बन गया जैसे पक्षी, क्षत्रिय। आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा, आप बोलिए पक्षी और क्षत्रिय। त्र जो आपका संयुक्त व्यंजन बना है वो बना है आधा ता और रा से, और इससे शब्द बन गया पुत्र और त्रिशूल। ज्ञा जो बना है वो बना है ज से और इया से, और इससे शब्द बना ज्ञान और विज्ञान। श्र जो बना है वो बना है आपका श और र से, और इससे शब्द बन गया श्रीमान और श्रमिक। तो ये 4 बच्चों आपके संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कन्फ्यूज़न जहाँ जहाँ होता है वो सारा कन्फ्यूज़न आपकी बुक में हल करने की पूरी कोशिश की गई है, जिससे आपको सारे अक्षर बिल्कुल ठीक से समझ में आ जाएं कि किन अक्षरों का क्या नाम है। अगला जो शब्द है वो है संयुक्ताक्षर। तो आप देखिए दोनों चीज़ें ये अलग अलग हैं, संयुक्त व्यंजन अलग है और संयुक्ताक्षर अलग है। संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में क्या अंतर होता है, आइए देखते हैं। जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। क्या बात दी गई है कि जब स्वर रहित व्यंजन का, यानी कि एक ऐसा व्यंजन जिसमें स्वर इंक्लूड नहीं है, उसका अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, तो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे हमने लिया एक व्यंजन जिसमें स्वर इंक्लूड नहीं है, स्वर रहित, यानी कि आधा द, और दूसरा लिया य, इसमें स्वर इंक्लूड है, तो इन दोनों के मेल से जो अक्षर बना, ठीक, वो अक्षर ये इस तरह से लिखा गया है, यानी कि कोई एक अक्षर नहीं मिला हमें इसमें। यहाँ पर देखिए एक नया अक्षर बन रहा है, एक नई डिज़ाइन बन रही है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ दोनों को मिलाया है, इसलिए ये संयुक्ताक्षर है। और ये जो छ है ये एक संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो द और या से बन गया द्य,
और इसी दया का प्रयोग होता है आपके विद्यालय में या विद्युत में। इसी तरह से हमने क जो कि स्वर रहित है, या के साथ मिला दिया तो ये बन गया क्य, और इसी से शब्द बनते हैं जैसे क्योंकि, वाक्य। इसी तरह से यहाँ देखिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सा आधा ले लिया और वा ले लिया तो ये बन गया स्व, और इससे बन गया आपका स्वागत या स्वाहा। इसी तरह से आधा पा और या बन गया, इससे बन गया प्या, और प्या से बन गया प्याला, या बोल सकते हैं प्याऊ। तो जब आप दो व्यंजनों को इस तरह से मिलाते हैं कि उससे एक नया व्यंजन नहीं बनता है, सिर्फ मेल होता है, तो वो संयुक्ताक्षर है। और अगर उससे कोई नया व्यंजन बन जाता है तो वो संयुक्त व्यंजन है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर यह है आपका द्वित्व व्यंजन। क्या है आपका? द्वित्व व्यंजन। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है गलत है, आप इसको ऐसे लिखिएगा तो ज़्यादा ठीक है। ये आपका द्वित्व यानी कि द व जो छोटी की मात्रा है वो दोनों पर लगेगी और उसके बाद फिर त्वा। तो जब स्वर रहित व्यंजन का मेल समान स्वर सहित व्यंजन से होता है तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे आधे च को अब हम किसी और व्यंजन से नहीं मिलाएंगे बल्कि च से ही मिलाएंगे। आधे च को पूरे च से मिलाएंगे तो ये बन जाएगा इस तरह से, ठीक। और शब्द बनेगा सच्चा बच्चा। आधे ता को पूरे ता से मिलाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा पत्ता कुत्ता। आधे का को पूरे का से मिलाएंगे तो इस तरह से बनेगा धक्का मक्का। आधे ला को पूरे ला से मिलाएंगे तो इस तरह से बनेगा दिल्ली और बिल्ली। तो ऐसे आप अपने मन से बहुत सारे संयुक्ताक्षर बना सकते हैं, बहुत सारे द्वित्व व्यंजन बना सकते हैं, लेकिन संयुक्त व्यंजन निश्चित होते हैं। इनकी संख्या 4 ही होती है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो तीनों शब्द आपको समझ में आ गए हैं। अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्ताक्षर क्या होते हैं और द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अगला शब्द है अयोगवाह। ये अयोगवाह क्या होता है? देखिए, जब आप स्वर लिखते हैं तो आप लिखते हैं अह तक, लेकिन कल हमने आपको बताया था कि स्वर केवल 11 होते हैं जो खत्म हो जाते हैं अ तक। तो अ के बाद जो आता है आपका छोटी अंग बड़ी अंग, वो क्या होते हैं? तो उन्हीं को हम बोलते हैं अयोगवाह। तो अयोगवाह में आते हैं आपके ये अंग जिसका अलग से नाम होता है अनुस्वार, और अहा जिसका अलग से नाम होता है विसर्ग। ये दोनों कहलाते हैं अयोगवाह। तो ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, लेकिन इन्हें प्रायः स्वरों के साथ ही रखा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों के साथ में ही होता है, ठीक है। तो ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, लेकिन इन्हें स्वरों के साथ में रखते हैं, और इसका नाम होता है अनुस्वार और इसका नाम होता है विसर्ग। अब देखिए अनुस्वार को स्वर के ऊपर लगने वाला बिंदु, जो स्वर के ऊपर अगर हम कोई बिंदु लगा दें तो वो अनुस्वार कहलाता है। और इसका जो उच्चारण होता है यानी कि इसकी जो ध्वनि निकलती है, साउंड निकलती है, ये किसकी तरह निकलती है? ना के और माँ के समान निकलती है। जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर हंस, तो ना बन रहा है, ना की ध्वनि निकल रही है। पंख, ना की ध्वनि निकल रही है। चंपक, माँ की ध्वनि निकल रही है। कंबल, यहाँ पर माँ की ध्वनि निकल रही है। तो इसकी जो ध्वनि होती है वो ना या माँ के समान निकलती है। अब विसर्ग की बात करते हैं। स्वर के बाद लगने वाले बिंदु इस तरह से जो लगाए जाते हैं वो विसर्ग कहलाते हैं, और इनका उच्चारण हा के समान होता है, जैसे नमः, प्रातः, अतः, ठीक है। एक और अक्षर होता है, एक और वर्ण होता है जिसका नाम होता है अनुनासिक। यहाँ देखिए क्या है, मुंह और नाक से बोली जाने वाली ध्वनि अनुनासिक कहलाती है। यानी कि जो आवाज़ आपके मुंह और नाक दोनों से निकलती है उसे आप अनुनासिक कहते हैं। इसमें क्या होता है, चंद्र बिंदु लगाया जाता है, यानी कि पहले चंदा बनाते हैं फिर उस पर एक बिंदु लगाते हैं। जैसे गांव, ऊंट, हंसना, चांद, आँख और बांसुरी। तो ये जो आपकी चंद्र बिंदु है ये क्या कहलाती है? ये अनुनासिक कहलाती है। पिक्चर भी दिखाई है, देखिए ऊंट, चांद और आँख की। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपकी छोटी अंग होती है उसका नाम होता है अनुस्वार, और जो आपकी बड़ी अंग होती है उसका नाम होता है विसर्ग, और उसके बाद तीसरा जो वर्ण रह जाता है वो रह जाता है आपका अनुनासिक, जिसे आप चंद्र बिंदु के रूप में जानते हैं। तो वर्णमाला को पूरी सीखने के लिए कुछ चीज़ें और आपकी शेष रह गई हैं, आइए हम उन्हें भी सीखते हैं।
अगली जो चीज़ हमें सीखनी है वो है हलंत। स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करते समय उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, इसे हलंत कहते हैं। जैसे छुट्टी, यहाँ पर देखिए ट के नीचे एक टेढ़ी तिरछी रेखा है, तो ये जो है ना ये हलंत है। गट्ठर, ट के नीचे ये तिरछी रेखा है, इसका नाम हलंत है। गुड्डा, यहाँ पर भी हलंत है, और ब्राह्मण, यहाँ पर भी हलंत है। तो जब हम स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करते हैं, ऐसे व्यंजन का प्रयोग करते हैं जिसमें हमें स्वर का इस्तेमाल नहीं करना है, तो उसको दिखाने के लिए हमें ये हलंत का प्रयोग करना आना चाहिए। इसे हम आधा अक्षर भी बोल देते हैं। ठीक, तो छुट्टी, गट्ठर, गुड्डा और ब्राह्मण, इसमें जिन जिन अक्षरों पर हलंत लगा हुआ है वो सभी व्यंजन कैसे हैं? स्वर रहित व्यंजन हैं, उनमें स्वरों का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, आगे एक नई चीज़ है जिसका नाम है आगत वर्ण। आगत वर्ण क्या होते हैं? आगत वर्ण वे वर्ण होते हैं जो बाहर से आए हैं और हिंदी में समाहित हो गए हैं या शामिल हो गए हैं। जैसे ओ, ज के नीचे ये नुक्ता लगा हुआ है, इस बिंदी को नुक्ता कहते हैं, और फ के नीचे भी ये नुक्ता लगा है। ओ अंग्रेजी की स्वर ध्वनि है। हमारे जो देवनागरी लिपि है उसमें ओ जैसी कोई ध्वनि नहीं है, ये अंग्रेजी के जो शब्द हैं उनसे आई है। अतः इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों के लिप्यांतरण में ही होता है, यानी कि जब हमें कोई अंग्रेजी का शब्द देवनागरी लिपि में लिखना होता है वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें लिखना होता है डॉक्टर, या फिर कॉलेज, या फिर ऑफिस। जबकि ज और फ का प्रयोग हिंदी में सामान्य रूप से कई भाषाओं के शब्दों में होता है, जैसे वज़न, जहाज, मुफ्त और कॉफ़ी। तो आप कई जगह जिन अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी रूपांतरण हमने कर दिया है, यानी कि जिन शब्दों को पूरी तरह से हमने हिंदी में शामिल कर लिया है, वहाँ उन शब्दों को ठीक तरीके से लिखने के लिए हमने कुछ आगत वर्ण लिए हैं, जिसमें से ये ओ है, हम कह सकते हैं ज है, और ये फा है। ठीक, तो आज के वीडियो में हमने जो चीज़ें कवर की हैं, मैं समझती हूँ आपने उन्हें सीखा होगा, समझा होगा। आप उनको एक बार फिर से पढ़िए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। इन चीज़ों को जानना भाषा को सही रूप से सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। हिंदी अच्छे से सीखिए ताकि आप अपनी भाषा पर, अपने देश पर गर्व कर सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।